we are in a chapter, the making of global world. लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर के एक पार्ट द इंटर वॉर इकोनॉमिक के बारे में डिस्कशन शुरू किया था, जिसपे हमने वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को, पास्ट वॉर रिकवरी टॉपिक को और राइज ऑफ मास प्रोडक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कहा था कि वर्ल्ड एक ऐसे अनजाने अनदेखे प्रॉब्लम में घिरने वाला था जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना था, ना ही वो आज तक कभी वर्ल्ड में आया था। वो थी द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, इसे आर्थिक मंदी भी कहा जाता है, ये पूरे विश्व में आया। इकोनॉमिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई, तबाह हो गई। वैसे इस आर्थिक मंदी के, इस ग्रेट डिप्रेशन के बहुत से कारण माने जाते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वॉर एक बड़ा कारण था इस डिप्रेशन का। आइए आज के इस वीडियो में हम ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जानेंगे, उसके कारणों के बारे में जानेंगे। इसके साथ हम जानेंगे कि इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन क्या प्रभाव रहा। ओके, द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत 1929 से शुरू हुई, जो कि 1930 के मिड तक ख़त्म हुई। इस ग्रेट डिप्रेशन ने वर्ल्ड के हर एक पार्ट में बहुत ही ड्रामेटिक और कैटेस्ट्रोफिक तरीके से एक अचानक डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया। एक अचानक कमी आने लगी, मंदी आने लगी प्रोडक्शंस में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में और ट्रेड में। इस डिप्रेशन का इम्पैक्ट वर्ल्ड के हर एक कोने और हर एक कंट्री तक पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट खासकर एग्रीकल्चर रीजन और कम्युनिकेशन में ज़्यादा बुरी तरीके से दिखने लगा। एग्रीकल्चर प्राइस जो है वो गिरने लगे, बहुत ही ज़्यादा तरीके से मंदी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आई के मुकाबले। इंडस्ट्रियल गुड थोड़ी कमी मंदी आई, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ज़्यादा आई। इस डिप्रेशन के कॉज तो वैसे सेवरल फैक्टर्स माने जाते हैं, जिसमें से हमने बहुत सी कॉजेस को पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक में देख ही लिया है। तो आइए जान लेते हैं वो कारणों के बारे में जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन हुआ। वैसे तो बहुत सी घटनाएं थी, खासकर वॉर के बाद आने वाली जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, उसके कारण ग्रेट डिप्रेशन आया। लेकिन दो बड़े मुख्य कारण थे जो हिस्टोरियन मानते हैं। पहला, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। जैसे कि हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में कि यूरोप में, जो ईस्टर्न यूरोप था जहाँ पे वीट उगा करता था, और युद्ध के समय जो ये वीट प्रोडक्शन था वो ट्रांसफर हो गया ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे शहरों में, जिसके कारण वीट क्रॉप की भरमार हो गई युद्ध के बाद और वीट की कीमत नीचे गिरने लगी। तो इस कीमत को बनाए रखने के लिए जो किसान थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में थे लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा खेती करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि अगर कीमत गिर गई है, अगर हम ज़्यादा खेती करके बेचेंगे तो हमको थोड़ी इनकम होगी और हम अपने डेप्ट को, जो उन्होंने उधारी बाड़ी लिए, उनको मेंटेन कर पाएंगे। पर हुआ इसका उल्टा ही। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के कारण वीट की कीमत और ज़्यादा गिर गई और ये ग्रेट डिप्रेशन का कारण बन गई। सेकेंड है, हमने देखा था 1920 में किस तरीके से बहुत सी जो कंट्रीज थी वो यूएसए के लोन के ऊपर निर्भर थी। बहुत सी इंडस्ट्रीज जो थी यूरोप की, वो यूएसए के लोन के अमाउंट से चल रही थी। ठीक है, ये लोन बहुत सी और भी देशों ने लेके रखा था। ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी,
जो यूएस था एक बड़ा ओवरसीज मनी लैंडर बन के उभरा हुआ था, पर जैसे ही ये ओवरसीज कंट्रीज को भनक पड़ी ग्रेट डिप्रेशन की, एक आर्थिक मंदी आने वाली है, तो उन्होंने जो अमाउंट था, लोन का अमाउंट जो वो ले रहे थे यूएस से, उसे लेना बंद कर दिया और कम भी कर दिया। जो जिनको ज़रूरत थी वे ले भी रहे थे, तो उन्होंने इसे कम कर दिया। तो आंकड़े बताते हैं कि 1928 के फर्स्ट हाफ में जहां लोन की अमाउंट $1 बिलियन थी यूएस की, वो घट करके क्वार्टर हो गई। मतलब 1/4 अमाउंट तक ये लोन अमाउंट गिर गया। यूएसए जैसी कंपनी जो लोन अमाउंट के ऊपर ज़्यादा निर्भर थी अपनी इकोनॉमिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, उसके लिए ये बहुत बड़ा लॉस हुआ और ये एक बड़ा कारण था इस आर्थिक मंदी के आने का। जैसे यूएसए के लोन के पैसे वापस आ गए पूरे वर्ल्ड से, इसके कारण यूरोप में बहुत से बैंक बंद हो गए, कोलैप्स हो गए। करेंसियों की कीमत, मतलब जो ब्रिटिश मुद्रा थी उसकी कीमत गिरने लगी। यहाँ तक कि ब्रिटिश जो पाउंड थी वो भी कीमत कम हो गई, उसकी भी कीमत कम हो गई। लैटिन अमेरिका और उसके आसपास के क्षेत्र में एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल की कीमत गिरने लगी। यूएस जो अपने आप को इस मंदी से बचाना चाहता था, उसने अपने इंपोर्ट ड्यूटी की प्राइस डबल कर दी, जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड पूरी तरह से प्रभावित हो गया। यूएस के जो इंडस्ट्रियल कंट्री थी वो भी अब इस डिप्रेशन के इफेक्ट्स में आ रही थी। जो प्राइस का गिरना था प्रोडक्ट्स की, वो इस डिप्रेशन में आम बात थी। यूएस के जो बैंक हैं वो अपने डोमेस्टिक जो लोन थे उनको वापस चाह रहे थे ताकि वे अपने आप को इस आर्थिक मंदी से बचा सकें। पर जो कि हार्वेस्ट और हाउस होल्ड चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी लोगों को, जिनके उगे हुए क्रॉप थे उनकी कीमत उनको कम मिल रही थी, बिजनेस कोलैप्स हो चुके थे। इस चीज़ के चलते हुए बहुत से जो हाउस होल्ड थे यूएसए के, वे अपना लोन वापस करने में असमर्थ हो गए, जिसके कारण उनको अपना घर, कार और अदर कंज्यूमर जो उन्होंने खरीदे थे उनको गिरवी रखना पड़ा या बेचना पड़ा। ठीक है, जो कंज्यूमरिस्ट थे, जो भी कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटीज़ आई थी 1920 में, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी है, वो धूल के गुब्बारे की तरह हवा में गायब हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। इसके कारण बहुत से लोग अपना घर छोड़कर बड़ी दूर दूर तक जाने लगे काम की तलाश में। अल्टीमेटली यूएस के बैंक भी इस ग्रेट डिप्रेशन से नहीं बच सके और वो भी कोलैप्स हो गए। वे ना तो अपने इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाए, ना ही लोन रिकवर कर पाए। उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि वे डिपॉजिटर लोगों को पैसा तक लौटा नहीं पाए। कई हजार बैंक करप्ट हो गए और बंद पड़ गए। हम इस नंबर फिनोमिना को इस तरह समझ सकते हैं कि 1933 में या 1933 के आने तक 4000 बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 के बीच में 1,10,000 से भी ज़्यादा कंपनियां बंद हो चुकी थी। 1935 में इकोनॉमिक थोड़ी स्थिरता आई और इंडस्ट्रियल कंट्री वापस ट्रैक में आने लगी। पर जो इस ग्रेट डिप्रेशन में लोगों की हालत थी, सोशली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनल रिलेशन जिस तरह से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, वो बहुत से लोगों के दिमाग में डर का एक केंद्र बन गया था। आइए अब हम जान लेते हैं इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन का क्या हाल हुआ, किस तरीके से इंडिया का हाल हुआ ग्रेट डिप्रेशन में। हमने देखा कि इस ग्रेट डिप्रेशन में इंडिया को भी बहुत सी मार झेलनी पड़ी
एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक का ये बहुत बड़ा सबूत मिलता है, क्योंकि ये शुरू हुआ 20th सेंचुरी में वर्ल्ड के एक कोने में, और ये बहुत ही जल्दी वर्ल्ड के हर एक पार्ट में पहुंच गया। ये लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट करने लगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इफ़ेक्ट करने लगा, यहाँ की सोसाइटी तक को वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट करने लगा ये ग्रेट डिप्रेशन, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन उस समय आ चुका था। 19th सेंचुरी में हमने जैसे देखा कि कॉलोनियल जो इंडिया थी वो ज़्यादातर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया करती थी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया करती थी। डिप्रेशन में इंडियन जो ट्रेड है वो उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। जो इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स थे वो आधे हो गए। 1928 से 1934 के बीच में ये बिल्कुल 50% तक हो चुके थे। इंटरनेशनल प्राइस जो है वो क्रैश हो गया, इसके कारण इंडिया के पैसे की कीमत भी गिरने लगी। 1928 से 1934 के बीच में वीट की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई, 50% तक। पेशेंट्स ऑफ फार्मर बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे एज़ कम्पेयर टू अर्बन डवेलर। एग्रीकल्चर प्राइस नीचे गिरती जा रही थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट अपना जो लगान है वो कम नहीं कर रही थी, उसकी डिमांड बनाई हुई थी। पेशेंट जो प्रोडक्शंस कर रहे थे वर्ल्ड मार्केट के लिए, उनको इसकी बड़ी मार झेलनी पड़ी। आइए हम जूट जो प्रोड्यूसर है बंगाल के, उसके एग्जांपल से इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो रॉ जूट है वो फैक्ट्री में भेजा जाता था ताकि उससे गिनी बैग्स बना के एक्सपोर्ट किया जा सके, पर अब गिनी एक्सपोर्ट होना बंद हो गई थी, क्योंकि इसके कारण जूट की प्राइस गिरने लगी और गिर के वो 60% तक हो गई। पेशेंट जिन्होंने पैसा लिया था ये सोच के कि एक अच्छा टाइम आएगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगा और उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अब उन्हें लोअर प्राइस को फेस करना पड़ा, जिसके कारण वो बहुत बुरी तरीके से डेब्ट में डूब गए। जूट में आई मंदी को देखते हुए बंगाल के एक पोएट ने अपने पोयम में उनके दर्द को बयां किया है। ये पोयम की कुछ लाइनें हैं। Grow more jute, brother, with the hope of great cash. Cost and depth of jute will make your hope get dash. इसमें hope जो है वो जूट की जो खेती है, जूट से बने हुए सामान है, उसको कह रहे हैं। When you have spent all your money and got the crop of the ground, trader sitting at home will pay you 5 रुपए अमाउंट। अगर इसी कविता को हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो ये कविता कहती है, चलो भाइयों नगर की तलाश में और ज़्यादा पटसन तुम लगाओ। पटसन मतलब जूट की जो खेती है, जूट से जो बने हुए बोरे और सामान है वो। लागत और कर्ज में पीस कर नाउमीदी पाओ। सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ। घर पर बैठे बनिया देंगे 5 रुपए मन भाव। तो ये उस समय की जो जूट में आई मंदी को बहुत अच्छे से दिखाती है। इंडिया के हर कोने में जो पेशेंट लोग थे वे बुरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी सेविंग चली गई थी, उन्हें अपनी ज़मीन मॉर्गेज में रखनी पड़ी, अपनी ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल को बेचना पड़ा ताकि वे अपने एक्सपेंस को चुका सकें। ये वो समय था जब इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था प्रीशियस मेटल, खासकर गोल्ड का। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड कीनीज ने कहा है कि इंडिया के गोल्ड एक्सपोर्ट के कारण ही ग्लोबल इकोनॉमिक वापस रिकवर कर पाई। इस
एक्सपोर्ट के कारण ब्रिटेन बहुत जल्दी रिकवर किया, पर इंडिया के पेशेंट की हालत वैसी ही बनी रही है कि जब महात्मा गांधी ने 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, तब ग्रेट डिप्रेशन जो है अपने पीक पर था। इस ग्रेट डिप्रेशन की मार अर्बन इंडिया पे बहुत कम पड़ी। प्राइस कम तो हुई लेकिन उनकी इनकम फिक्स थी। खासकर जो ज़मींदार लोग थे उन्हें फिक्स रेंट मिला करता था, और जो मिडिल क्लास लोग थे उनकी सैलरी फिक्स थी, जिसके कारण उन्हें उनकी ज़िंदगी ज़्यादा प्रभाव में नहीं पड़ी। ओके, इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट था वो अचानक बढ़ गया, क्योंकि नेशनलिस्ट ओपिनियन वाले लोगों के प्रेशर के कारण जो टैरिफ प्रोटेक्शंस इंडस्ट्री में था उसको एक्सटेंड करना पड़ा। तो होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको इसे पसंद आया है तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।